अब यहाँ पे बहुत सारी इकोसिस्टम है अपनी इंटेल के लिए। तो एक जो इकोसिस्टम मैंने अभी बात की यहाँ पे वो होगी लार्ज एंटरप्राइजेस, यानी कि जो बड़ी बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनीज है जो ये टेक्नोलॉजी बना रही है। एक तो है कि उनके खुद के रिसर्चर्स रहे हैं, उनकी खुद की टेक्नोलॉजी रही है, कुछ सेंसर्स होते हैं दुनिया भर में उनके डिप्लॉयड जहाँ से वो टेलीमेट्री कलेक्ट्स करते हैं और वो इंटेल बना के बेचते हैं। दैट इज़ वन इकोसिस्टम। जी बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ कि थ्रेट इंटेल की ज़रूरत हर किसी को है। ऐसी बहुत सारी लाखों फोरम्स हैं जहाँ पे मैंने जैसे बोला कि आपको बॉटनेट लीज पे मिलता है। मतलब दिन में अगर 5000 इंटेल भी पॉइंटर्स मुझे दे दिए तो मैं ओवरवेलम हो जाता हूँ कि भाई इतना तो मैं नहीं कर सकता हूँ एज ए ह्यूमन, एज ए सॉक एनालिस्ट। आज की तारीख में एक एवरेज जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेल रिसीव करती है वो मिनिमम 1 मिलियन to 2 मिलियन है। 1 मिलियन to 2 मिलियन पर डे वी आर टॉकिंग। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, गौरव बत्रा शो में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक आपने पिछले 4 एपिसोड में देखा है कि कैसे हमारा इंडिया का बैंकिंग इकोसिस्टम वर्क करता है, कैसे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, कैसे हम उनको अपने आप को बचा सकते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट को सेफगार्ड कर सकते हैं, और अगर हमें कुछ हो रहा है तो किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, और जो भी नई टेक्नोलॉजी के फ्रॉड्स हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चल सकता है। और आज जैसे आप सबको पता है, ये पूरा पॉडकास्ट जो है कलसाइट पावर्ड है। आप कलसाइट की वेबसाइट पे जाइए और उनके इंस्टाग्राम चैनल पे चाहिए तो आपको नए नए फ्रॉड्स के बारे में रोज़ जानकारी मिलती रहेगी। तो ज़रूर उस चैनल को फॉलो करिए और इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को दूर दूर तक पहुंचाइए ताकि उन सबको पता चले कि नए जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, और कैसे अगर आप टेक्नोलॉजी में काम भी कर रहे हैं तो आप इन फ्रॉड्स के शिकार हो सकते हैं। अभी जो भी हमारा नेक्स्ट एपिसोड है आज का, उसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम बात करेंगे कि ये जितने टूल्स और टेक्निक्स हैं इनके बारे में किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एक आम आदमी को इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है। ये डार्क वेब नाम तो सुना होगा आप सबने, क्या है और वहाँ पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। डार्क वेब से कैसे कैसे इंफॉर्मेशन निकल सकती है। क्या मेरे और आपके लिए वहाँ पे जाना और इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ही ईजी है या मुश्किल है। किस तरह की थ्रेट इंटेल की ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंसिडेंट मैनेजमेंट को बनाने के लिए। एक अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन को 1 सेकंड में लाखों इंसिडेंट्स, लाखों पैकेट्स वहाँ पे रिसीव होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, उसमें से क्या सही है क्या नहीं, क्या हम मैनुअली उस सबको ट्रैक कर सकते हैं या हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है वहाँ पे, या किसी ऑटोमेशन या किसी और टूल की ज़रूरत है। तो जो थ्रेट इंटेल है वो होता क्या है, कैसे उसको यूज़ करते हैं और हमारे लिए कितना वो इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा अपने शो में अवकाश कठारिया को। आइए उनसे बात करते हैं। वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस के साथ हैं और थ्रेट इंटेल पे कुछ पिछले 8 से 10 साल से रिसर्च कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके विचार और सुनते हैं कैसे हम अपने आप को और सुरक्षित बना सकते हैं। आइए बात करते हैं अवकाश कठारिया से। ओके अवकाश जी, आपका गौरव बत्रा शो में स्वागत है। थैंक यू बत्रा जी, हमें यहाँ बुलाने के लिए। अरे हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे स्टूडियो में आए। कैसा लगा आपको स्टूडियो? बहुत ही क्रिएटिव बोलूँगा मैं। अगर आज के इंडिया के हिसाब से, हम भारत के हिसाब से हम बोले कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो वाइब्रेंट पूरी यहाँ पे नज़र आती है और फील होता है। चलो अच्छा है, अच्छा लगा आपको, ये अच्छा लगा है। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मैं आपको जानता हूँ नल के टाइम पे आप हमेशा कम्युनिटी में एक्टिव रहते थे, और जब मैंने स्टार्ट किया था बाहर आना, लोगों से मिलना साइबर सिक्योरिटी के, आई थिंक आप पहले वो शख्स है जिनसे मिला था मैं नल के। आप चैप्टर लीड करते थे उस टाइम पे मुंबई में, एंड आप उस टाइम पे बैंक में काम करते थे, एक इंडिया के काफ़ी बड़े बैंक में, और अभी इस टाइम पे आप एक
वेंडर साइड बोलते हैं या ओईएम साइड बोलते हैं हम, तो आपका ओवरऑल जो है सफर कैसा रहा है इंडस्ट्री के इस साइड से उस साइड का, और आपने क्या क्या किया है अपने करियर में, 14 साल के करियर में, थोड़ा वो बताइए मेरी ऑडियंस को। तो थैंक यू गौरव। वो दिन याद करने के लिए पुराने, जब हम कम्युनिटी साइबर सिक्योरिटी की बहुत छोटी हुआ करती थी, एंड हम आज भी छोटी है, बट उन दिनों में जो शुरुआत थी कम्युनिटी की, और हम मिला करते थे, बाहर हैंग आउट किया करते थे। बट अगर हम पीछे जाके देखें तो ना सिर्फ बैंक या फिर ये साइड, हमारी जड़ें जो है वो आती है सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के ज़माने से, जहाँ पे हम बैठ के लिनक्स, विंडोज सिस्टम, एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना, वहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी। मुझे आज भी याद है कि शेयर मार्केट कोई ब्रोकर था जो हमारा पहला कस्टमर था, जहाँ पे वो ज़माना था जहाँ पे आप स्विच के लाइट्स की ब्लिंक देखो, पता करो कि नेटवर्क ट्रैफिक कहाँ जा रही है, कहाँ कम है, और वहाँ देख के पता करो कि कौन सा पोर्ट है वो तकलीफ दे रहा है, और उस हिसाब से फिर आप आगे ट्रबल शूटिंग करो। एंड देन उसके बाद फायरवॉल का ज़माना आया, फिर हमने दोनों साइड की चीज़ें देखी। बैंक में जाके एज अ डिफेंडर, एज एन ऑफेंसिव साइड काम करके देखा कि अगर चोरों को रोकना है चोरी करने से तो क्या करना पड़ेगा, और खुद चोर भी बनना पड़ता है कभी कभार उस चीज़ों के लिए। एंड देन अभी जो माहौल है स्टार्टअप इंडिया का, तो क्यों ना हम भी कुछ करें, और क्यों ना हम भी कुछ दुनिया के लिए बनाएं, और देखें कि कैसे हम सुरक्षा दे सकते हैं ना सिर्फ इंडिया को बट पूरी दुनिया को भी। और अगर मैं आज की बात करूं तो इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा थ्रेट इंटेल पे काम करते हैं, राइट? और बहुत सारे लोग हैं ये वर्ड सुनते हैं, अरे थ्रेट इंटेल, तो इसको थोड़ा अच्छे से बताइए कि होता क्या है थ्रेट इंटेल। ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। अगर आप देखोगे, अगर इसका एग्जैक्ट हिंदी अनुवाद बोलते हैं कि खतरों की खुफिया जानकारी, राइट? इंटेलिजेंस होता है खुफिया जानकारी, और थ्रेट है वो खतरे है हमारे। सो आजकल इंटेलिजेंस तो वैसे भी हॉट टॉपिक है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो थ्रेट इंटेलिजेंस हो हमारी इंडस्ट्री के अंदर। सो एक लेमन लैंग्वेज के अगर नज़रिए से देखोगे तो मैं हमेशा किसी भी साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को एक एज ओल्ड टेक्नोलॉजी से जोड़ता हूँ। हमें लगता है कि हमने कोई नए कॉन्सेप्ट बना लिए हैं थ्रेट इंटेल की, ये नए नहीं है। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे, चाहे वो किसी 40s 90s के एरा में अगर हमारे युद्ध हुआ करते थे, या उसके पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो तभी भी इंटेलिजेंस हुआ करती थी, राइट? तभी खुफिया वो भी जानकार रखते थे जो राज्यों में नज़र रखते थे। तो राजा है, अगर उनको पता करना है कि मेरे राज्य के अंदर कैसा सुशासन चल रहा है या दुशासन चल रहा है, तो उनके भी अपने एजेंट हुआ करते थे जो गली मोहल्लों में घुमा करते थे, और वो भी नज़र रखते थे और सही इंटेल राजा तक पहुंचाते थे। ये तो हो गए राज्य के अंदर की बातें, बट वो दूसरे राज्यों के अंदर भी अगर कोई दूसरा राज्य उन पे हमला करने वाला है तो उनकी जानकारी भी लेना और तैयारी रखना, तो ये उन ज़माने से चला आ रहा है। फिर हमने ऑब्वियसली वॉर में भी देखा है कि कैसे दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे की नज़रें रखती है। एंड थैंक्स टू सलमान खान की हमें रॉ भी पता है कि कि रॉ एज एन एजेंसी क्या है, उनका काम क्या है। वो भी खतरों पे नज़र रखते हैं, देश के अंदरूनी खतरों पे भी और देश के बाहर के खतरों पे भी। एंड यही है जो इंटेलिजेंस, आप थ्रेट इंटेलिजेंस बोलो, चाहे वो हम फिजिकल दुनिया में रॉ जैसी एजेंसियाँ रखती है, या फिर साइबर की दुनिया में जब हमें रखते हैं तो इसे CTI जैसे शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस। बिकॉज आपने थ्रेट इंटेल का जो कॉन्सेप्ट था जो सदियों से चला आ रहा था, उसे अभी साइबर स्पेस में अप्लाई करना चालू कर दिया। तो ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे साइबर स्पेस के अंदर जो भी खतरे नए आ रहे हैं, जो भी नए थ्रेट्स आ रहे हैं, हम उनकी जानकारी कलेक्ट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। बहुत सारे मीडियम्स है जहाँ से हम वो कलेक्ट करते हैं एंड लोगों तक पहुँचाते हैं, ताकि आप उस पर प्रूवी एक्शन ले सको। तो जब हम बोल रहे हैं लोगों तक पहुँचाते हैं, मतलब कौन है वो लोग? ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है साइबर खतरों से। तो जैसे कि बड़ी बैंक हो गई, बड़ी हॉस्पिटल चेन्स हो गई जिन पे साइबर हमले हो रहे हैं। तो समझो करो, अगर आप अभी किसी बैंक में काम कर रहे हो या किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, और मैं आपको बता दूं कि आपके हॉस्पिटल पे अभी अटैक होने वाला है एक हफ्ते के अंदर, और ये टाइप का वायरस अटैक होगा, तो आप बहुत ही सतर्क हो जाएंगे। अपनी सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करके आप उसको एकदम सतर्क से बना देंगे, एंड आप कोशिश करेंगे कि वो अटैक हमला हो उसके पहले ही आप तैयार हो।
जैसे कि अगर कोविड आया, अगर हम सबको पता होती कि ऐसा कोई वायरस आने वाला है तो हम सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते। बट ये सब चीज़ें ऐसी है जो जानकारी के बाहर आती है, और जैसे ही फिजिकल दुनिया में ऐसे अटैक होते हैं वैसे बोला साइबर स्पेस में अगर ये मैलवेयर्स वगैरह आते हैं, इसकी अगर हमें कोई पूर्व जानकारी मिल सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, तो बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकती है। ओके और ये सिर्फ जो जानकारी है, क्योंकि हम जब साइबर स्पेस की बात करते हैं दो तरह के होते हैं, एक जो है कि आपके ऊपर वार करते हैं, ठीक है, और दूसरे जो उस वार को रोकते हैं, हाँ। राइट। ये दोनों के लिए चलती है या सिर्फ आपको जो डिफेंड कर रहे हैं, जो उस वार को रोक रहे हैं उसके लिए बात कर रहे हैं? ये बहुत ही बढ़िया बात कही गौरव आपने। हम साइबर सिक्योरिटी में बोलते हैं कि ये दो टीमें हैं, ऑफेंसिव साइड एंड डिफेंसिव साइड। ऑफेंसिव साइड जो हमला करती है और डिफेंसिव साइड जो बचाव करती है अपना। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बचाव साइड में रहा हूँ एज अ डिफेंडर, बट मैंने कुछ 1-2 साल तक ऑफेंसिव साइड भी की है। एंड जो थ्रेट इंटेल है वो दोनों साइड में इक्वली यूज होती है अगर मेरी राय माने तो। जैसे कि ऑफेंसिव साइड में अगर मैं एक हैकर हूँ, राइट, मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन को अटैक करना है, तो मैं भी कोई अपने वायरसेस बना रहा हूँ दिन रात, राइट, और मैं उस वायरसेस को क्राफ्ट करके फिर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अटैक करता हूँ। इस प्रोसेस में ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस भी स्मार्ट है, वो भी दिन ब दिन नए नए एंटीवायरस ला रही है, बना रही है, तो उनको भी पता चल रहा है कि मैं वायरस कैसे बना रहा हूँ। अब इन सब कोशिश में हम एज एन हैकर, एज एन अटैकर, हम भी नई टेक्निक और टेक्टिक्स को रोज इन्वेंट करते रहते कि मैं वैसी कौन सी मैलवेयर डिलीवर करने की या एक्सप्लॉइट करने की टेक्निक लेके आऊँ जो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता है। अब इसके लिए भी अपने आप में एक नेटवर्क है बहुत सारे जो अंडरग्राउंड ऑपरेटेड होते हैं। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा डार्क वेब के बारे में, राइट। सो डार्क वेब एक मीडियम है, जैसे हम गूगल वगैरह इंटरनेट करते हैं जो हम सरफेस वेब बोलते हैं, वैसे ही डार्क वेब है जो कि हिडन है। आप नॉर्मल टूल यूज करके वो डार्क वेब एक्सेस नहीं कर सकते हो, बट वहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स बैठते हैं जहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं होती है, हैकर्स की भी अपनी अपनी। जैसे कि मेरी एक्सपर्टीज है मैलवेयर लिखना, तो मैं एक कंटिन्यूसली नए नए मैलवेयर लिखता रहूँगा, उसके वर्जन अपग्रेड्स देते रहता हूँ। लेकिन दूसरा कोई आदमी है जिसकी एक्सपर्टीज है उस मैलवेयर को डिलीवर करके उसे पैसे निकालना। तो अब ये दो जो सिंडिकेट है हैकर्स के, वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं। एक है जो नए नए मैलवेयर बनाते रहता है और डिलीवर करता है, लेकिन उसे एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं आता है, और दूसरी जो संस्था है हैकर्स की वो इनको यूज करती है। तो ये जो अंडरग्राउंड में पूरा इकोसिस्टम चलती है, वायरस बनाने से लेके, डिलीवर करने से लेके, उसको मोनेटाइज करने से लेके, और वापस पैसा कैसे आपस में इकोसिस्टम में बढ़ता है, ये एक अपने आप में एक इंटेलिजेंस है कि एज एन हैकर मैं कैसे अवेयर हूँ कि कौन से नए बॉटनेट नेटवर्क आए हैं जहाँ पे मैं अपना वायरस लीज आउट कर सकता हूँ, पैसे निकाल सकता हूँ। तो इसकी भी अपने आप में एक इंटेल इकोसिस्टम चलती है। ये हो गई ऑफेंसिव साइड की बातें। ऑब्वियसली एज एन डिफेंसिव बहुत सारे तरीके हैं। जो मोस्ट पॉपुलर तरीका है हमारे सामने वो है कि हम थ्रेट इंटेल फीड्स खरीद लेते हैं। जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं मार्केट में, वो इन थ्रेट इंटेल फीड्स को बेचती है, तो मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन जाके उनको सब्सक्राइब कर सकता हूँ, एंड देन वो मुझे डेली बेसिस पे, वीकली, आवर्ली बेसिस पे कंटिन्यूसली थ्रेट इंटेल प्रोवाइड करते रहते हैं। अब इसमें भी मल्टीपल टाइप्स की चीज़ें हैं। एक है जो जेनेरिक है, जो अटैक से वो सबके ऊपर हो रहा है, जैसे रैंसमवेयर है, इंडिया में अटैक्स बढ़ रहे हैं तो मुझे वो रैंसमवेयर की जानकारी मिलती रहेगी। और दूसरी जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक इंटेल होती है कि अच्छा मुझ पर अटैक कोई करने वाला है क्या, मेरे बारे में कहीं कोई बात कर रहा है क्या, तो वो हो गई ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो वो भी हम लेते हैं एंड वो भी अप्लाई करते हैं एंड अपने आप को बचाते रहते हैं कि अच्छा कहीं यूएस में किसी बैंक पे कोई अटैक हुआ था तो ये वायरस था, ये उस वायरस के आईपी, डोमेन, यूआरएल, हैश वगैरह है। आप इन इंडिकेटर्स को अपने यहाँ पे ले आइए और उसका डिफेंस मैकेनिज्म बना दीजिए। आप अपने प्रॉक्सी को बता दीजिए कि ये यूआरएल को अलाउ मत करना, आप अपने फायरवॉल को बता दीजिए ये आईपी ब्लॉक कर दो, आप अपने एंटीवायरस को बोल दीजिए ये हैश मत अलाउड करो एग्जीक्यूशन के लिए। तो आपने इंटेल प्रोक्योर की एंड आपने उसके डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर दिए उस इंटेल के अगेंस्ट। तो अगर समझो आप हैकर हो जिसने वो अटैक यूएस में किसी कंपनी के लिए किया था, अब वही आप मैलवेयर लेके अब मेरे पास आओगे तो मैंने तो ऑलरेडी अपने सेफगार्ड लगा लिए हैं कि आप वो आईपी, डोमेन, यूआरएल, हैश अगर यूज करने वाले हो तो मेरी तो सारी टेक्नोलॉजीज को वो पता है एंड वो उस अटैक को नहीं आने देगी। तो दिस इज मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव अप्रोच दैट वी टेक, जहाँ पे प्रोएक्टिवली हम मार्केट से इंटेल सोर्स कर रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
और आपने अभी बताया था कि इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, तो सोर्सेज के बारे में थोड़ा बताइए डिटेल में। तो अब यहाँ पे बहुत सारी इकोसिस्टम है अपनी इंटेल के लिए। तो एक जो इकोसिस्टम मैंने अभी बात की यहाँ पे वो होगी लार्ज एंटरप्राइजेस, यानी कि जो बड़ी बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनीज है जो ये टेक्नोलॉजी बना रही है। एक तो है कि उनके खुद के रिसर्चर्स रहे हैं, उनकी खुद की टेक्नोलॉजी रही है, कुछ सेंसर्स होते हैं दुनिया भर में उनके डिप्लॉयड जहाँ से वो टेलीमेट्री कलेक्ट करते हैं और वो इंटेल बना के बेचते हैं। दैट इज वन इकोसिस्टम। अब दूसरी जो इकोसिस्टम होती है वो जनरली हम बोलते हैं कि प्राइवेट कम्युनिटीज़ है दुनिया भर में। आइजैक जैसे मैं बोलूँगा, और हर एक इंडस्ट्री का अपना एक आइजैक है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस इंडस्ट्री का एक FS आइजैक हो गया, हेल्थ इंडस्ट्री वाले का H आइजैक है, एविएशन आइजैक, नेचुरल डाउनस्ट्रीम नेचुरल गैस आइजैक है। आप मानेंगे नहीं, एक आइजैक है जो फेथ बेस्ड आइजैक बोला जाता है, जहाँ पे एक फेथ के लोग भी आपस में इंटेल शेयर करते हैं। ओके। एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक कैनबिस आइजैक भी है बाय द वे, जहाँ पे लोग कैनबिस में बिजनेस करने वाले लोग भी आपस में इंटेल शेयर करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे प्राइवेट कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती है और ये आपस में इंटेल शेयर करती है। आप इस कम्युनिटीज का एक्सेस तभी ले सकते हो जब आप उस इंडस्ट्री का पार्ट हो। तो एज अ OEM मैं जाके FS का पार्ट नहीं ले सकता हूँ। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं बैंकिंग या फाइनेंस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी कंपनी उसको बिलोंग करती है, तभी मुझे उसकी मेंबरशिप मिलती है। तो ये मेंबरशिप ड्रिवन है बिकॉज ये प्राइवेट छोटे छोटे नेटवर्क है, यहाँ पे बाहर के लोगों को एंट्री नहीं है। तो ये खुल के बातें कर पाते हैं, अगर किसी पे एक अटैक हुआ तो आपस में शेयर कर पाते हैं। तो ये हो गई पूरी कोलैबोरेशन की बातें कि एक ट्रस्टेड कम्युनिटीज है जहाँ पे सिर्फ एक जानकारी के लोग हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं और वो आपस में खुल के बातें शेयर कर रहे हैं। एंड तीसरी एक इकोसिस्टम आती है, वो है आपके रेगुलेटर्स, राइट? बिकॉज उन पे भी एक जिम्मा होता है कि एक संस्था को, सारी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर रखे। फॉर एग्जांपल आप इंडिया की बात करें तो RBI हो गया, तो उनका भी काम होता है कि सारी इंडियन बैंक्स को सिक्योर रखना है। तो अगर उनको भी कोई ऐसे अटैक्स दिख रहे हैं कि जो इंडिया लेवल पे बैंक्स को अटैक कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को अटैक कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में एक इंटेल क्यूरेट करते रहते हैं और सारी इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को देते रहते हैं। तो वो हो गया रेगुलेटर्स का काम, जो ये तीसरी एक है। और चौथे है जो कम्युनिटी, ओपन कम्युनिटी, OSINT हम बोलते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जहाँ पे दुनिया में हर कोई आपस में इंटेल शेयर कर रहा है एक दूसरे के साथ। एंड एज एन इंडिविजुअल आप में हम कोई जाके, हर कोई जाके वहाँ पे इंटेल शेयर कर सकता है और वो उसका यूज़ कर सकता है। तो ये बहुत सारे टाइप्स के इंटेल है। अगर जब आप देखोगे इसमें भी अगर आप ड्रिल डाउन करोगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें खुल के आएगी। जैसे कि अगर आप लार्ज एंटरप्राइजेस के बारे में बोलोगे तो मैंने बोला कि एक उनके टेलीमेट्रीज है। जैसे मैं अगर कोई एंटीवायरस कंपनी हूँ तो मेरा एंटीवायरस है वो दुनिया के लाखों सिस्टम्स में इंस्टॉल्ड है। मैं वहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स है जहाँ से मैं टेलीमेट्री कलेक्ट करके उसकी इंटेल क्यूरेट कर सकता हूँ। ये एक चीज़ हो गई। फिर मैं अपने रिसर्चर्स बिठाता हूँ जो डार्क वेब में मॉनिटरिंग करते हैं। अभी हम डार्क वेब की बातें कर रहे थे कि लोग जो हैकर्स है वो भी डार्क वेब में बैठ के आपस में मैलवेयर शेयर कर रहे हैं, अपना बॉटनेट नेटवर्क शेयर कर रहे हैं, किसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो वो डेटा भी वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो ये कंपनियाँ उनके ही एम्प्लॉयज़ को एज अ हैकर बना के उन नेटवर्क का हिस्सा बना देती है। अरे बाप रे। और वो वहाँ पे बैठ के मॉनिटर करते हैं इन सारे फोरम्स को कि हैकर्स क्या आपस में बात कर रहे हैं। एंड ये एक्सेस मिलना इतना आसान नहीं होता है। मैं वही पूछने वाला था कि अगर एक आम आदमी को एक बार हुआ कि ये कन्वर्सेशन सुनने के बाद सोच रहे हैं यार मुझे भी थ्रेट इंटेल चाहिए, मुझे डार्क वेब चाहिए, कितना मुश्किल होता है ये। तो मैं उससे आने वाला था। मैं ये तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि एज अ आम इंसान आप जाके इस फोरम्स में जाए और एक्सेस करें, बिकॉज ये एक्सपर्ट लोग हैं जो सालों से अपनी जमी जमाई एक पर्सनालिटी बनाई है। इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि ये हैकर कम्युनिटी के साथ है या फिर वो डार्क वेब साइड में है, और उनके भी अपने अपने यूजर नेम और कोड नेम्स होते हैं और वहाँ पे उनको प्राइवेट फोरम्स की एक्सेस मिली हुई है ओवर द इयर्स। ऐसा नहीं है कि मैं कल अपना डार्क वेब में आईडी बना लूंगा और मुझे सारा कन्वर्सेशन सुनने मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे भी ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है आपको भी एक अपनी संस्था जमानी पड़ती है, कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ती है धीरे धीरे, तब जाके लोग ट्रस्ट करेंगे और आपके साथ कुछ मैलवेयर वगैरह की बातें शेयर करना शुरू करेंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो थ्रेट इंटेल का बिजनेस करती है, ये ऐसे एम्प्लॉइज का नेटवर्क ओवर द पीरियड बिल्ड करती है। और ये होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस पार्ट, जो उनसे कलेक्ट करके जो एकदम प्रीमियम फोरम्स है जहाँ पे आप थोड़े बाल सफ़ेद होने के बाद ही आपको एंट्री मिलती है, तो वैसी इंटेल है जो वहाँ से उस फोरम्स वगैरह से लेके आते हैं। और ये तो मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ, बट
सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, होप यू अंडरस्टैंड गौरव, बट तुम्हारे बाल कितने सफेद हैं? हाँ वो तो हो रहे हैं। अब एंट्री कहाँ मिल चुकी है, मुझे ये बताओ तुम। वो तो मैं यहाँ पे कैमरा के सामने तो नहीं बताऊंगा। कुछ तो डिटेल होगा, कुछ तो व्यूअर्स को एक्साइटिंग मिले। बहुत सारी मैं अपने बारे में तो नहीं बता रहा हूँ, बट इन जनरल ऐसी बहुत सारी डार्क वेब फोरम्स है जहाँ पे मैंने जैसे बोला कि आपको बॉटनेट लीज पे मिलता है। जैसे कि मैंने कोई मैलवेयर तो बना लिया, अब मैं इस मैलवेयर को एक एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिलीवर करते जाऊंगा तो शायद 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, बिकॉज हजारों ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में। तो अब इस डार्क वेब में जाके मैं किसी बॉटनेट सिंडिकेट को सर्च करता हूँ कि जिनका जमाया नेटवर्क होता है। तो ये क्या करते हैं कि दुनिया में समझो इनके पास 1 लाख मशीन्स होंगे जो प्री कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे। हम बहुत सी बार फ्री के गाने, फ्री के मूवीज, टेलीग्राम के चैनल्स ज्वाइन करते हैं ये सोच के कि ये सब फ्री है। कुछ फ्री नहीं है, आप प्रोडक्ट हो उस केस में। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, यही सब प्रोडक्ट है। बिकॉज उस टाइम पे आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे कोई बॉटनेट इंस्टॉल हो गया है या आपको कोई हार्म नहीं कर रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज ना वो आपका क्रेडिट कार्ड का डेटा चुरा रहा है अभी, ना ही कोई मैलिशियस एक्टिविटी कर रहा है, वो सिर्फ बैठा हुआ है एज अ बॉट नेटवर्क क्रिएट करके। तो वैसे मैं समझो बॉटनेट ऑपरेटर हूँ, मेरे पास 1 लाख ऐसे मोबाइल और लैपटॉप है जो ऑलरेडी प्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं कुछ नहीं करूंगा उसका, सिर्फ साइलेंटली बैठा रहूंगा। अब कोई आएगा हैकर कि ये भाई मेरा वायरस है, आप इसको मुझे 1 लाख मशीन तक पहुंचा दो। मैं बोलता हूँ ठीक है, $50 लगेंगे हर एक मशीन के। तो यहाँ पे आ गया मोनेटाइजेशन। अब मैं उसका वायरस लेता हूँ, अब उस वायरस से भी ऑब्वियसली उसको भी फायदा होने ही वाला है, बिकॉज वो मुझे $50 दे रहा है, दैट मीन्स कि शायद वो $100 कमाने वाला है। तो जैसे ही मैं उस 1 लाख मशीन्स पे उसका वायरस डिप्लॉय करूंगा, वो मोबाइल्स और लैपटॉप पे, फिर उसका वायरस करामत दिखाना शुरू करेगा। किसी केस में वो रैंसमवेयर होगा, किसी केस में वो इन्फोस्टीलर होगा, कहीं पे की लॉगर होगा, कहीं पे स्पाई के लिए भी यूज हो सकता है। डिपेंड्स उसका मोटिव कि वो नेशन स्टेट एक्टर के साथ एसोसिएटेड है या इंडिविजुअल क्राइम सिंडिकेट है या किसी फाइनेंस मोटिवेशन है। मोटिवेशन के हिसाब से वो जाएगा और वो उन मशीन से अपना काम निकलवाएगा। सो ये एक सिंडिकेट चल रहा है पूरा मैलवेयर पर्सपेक्टिव से। अब दूसरा भी आप देखो कि अब वो इस डेटा का करेगा क्या। तो जनरली वहाँ पे अभी और एक क्राइम सिंडिकेट आ गया कि समझो मैंने घरों के मोबाइल में वायरस डाल दिया है अभी के लिए, एंड मैंने आपके मोबाइल से धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन निकाल ली। और मैं इसको, अगर मैं हैकर हूँ तो मेरे लिए ये इंटेल है अभी, बिकॉज ये इंटेल है जो आम लोगों के बारे में है कि गौरव का क्रेडिट कार्ड, गौरव का डेबिट कार्ड, गौरव का मोबाइल बैंकिंग नंबर, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट इंटेल है। अब मैं इसको जाके दूसरे फोरम में, जो मेरी दूसरी चैट है जहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, दूसरे हैकर्स आते हैं जो ये शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह की, मैं उस फोरम में जाके बोलूंगा डेटा फॉर सेल। 1 लाख लोगों का क्रेडिट कार्ड डेटा मैंने सेल पे रखा है, एक क्रेडिट कार्ड की एवरेज वैल्यू $10 है, आप लेके जाओ। तो अब मैं एक मैलवेयर ऑथर था जिसने इसको बॉटनेट ऑपरेटर को दिया, मैंने क्रेडिट कार्ड नंबर्स निकाले वहां से 1 लाख, और मैंने अभी दूसरी क्राइम शॉप में जाके उसको सेल पे लगा दिया। अब आते हैं चौथे इकोसिस्टम वाले लोग। ऐसा लग रहा है कि आम संस्था से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है ये। बिल्कुल। अब आएंगे लास्ट माइल लॉजिस्टिक, जिनको क्रेडिट कार्ड डेटा चाहिए, और वो लास्ट फ्रॉड जो हम बात कर रहे थे जामतारा वगैरह की। तो कॉलिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे उनके पास क्रेडिट कार्ड का डेटा है, शायद मुझे पिन चाहिए किसी केस में, बहुत सारे पोर्टल है जो तो बिना पिन के भी शॉपिंग करने देते हैं। उनका काम होता है लास्ट में फ्रॉड एग्जीक्यूट करके पैसे बनाना, बिकॉज इवेंचुअली इस इकोसिस्टम में सबको पैसे चाहिए, राइट। तो वहां पे जाके आपके क्रेडिट कार्ड का मिसयूज होके पैसे बनेंगे, आपके डेबिट कार्ड से पैसे निकलेंगे, आपके बैंक से पैसे निकलेंगे, और इस पूरे इकोसिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और ये इकोसिस्टम सस्टेन करती रहेगी। अब ये जो अलग अलग चैनल्स है, ये अपने आप में अलग अलग एग्जीक्यूट होती है, और इनकी मेंबरशिप आपको लेनी होती है ओवर द पीरियड। तो आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो पूरी इकोसिस्टम का पार्ट होंगे, अनलेस यू आर सुपर ट्रस्टी एंड आपने हर एक इकोसिस्टम में एक्सपर्टीज बिल्ड की है तो ही आप होंगे, नहीं तो हर एक अलग अलग हैकर संस्था है, अलग अलग इकोसिस्टम का पार्ट होगी, फर्म्स का पार्ट होगी। तो भी समझ आ रहा है कि क्यों जब फोन आते हैं उनको सिर्फ ओटीपी चाहिए। मतलब वो लास्ट पीस है जो मतलब हमें देना है, बाकी सब पहले से हो चुका है सब। पर थोड़ा मुझे कॉर्पोरेट में थ्रेट इंटेल पे आएंगे, पर उससे पहले एक क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि जब थ्रेट इंटेल की बात करते हैं, हैकर्स के लिए है, डिफेंडर के लिए, और जो हम बोल रहे हैं कि हमला वालों के लिए और बचाव वालों के लिए,
राइट। बट जो एक आम आदमी है उसको भी कुछ थ्रेट इंटेल की जरूरत पड़ती है, या उसको कहीं पे सब्सक्राइब करना चाहिए? एक अवेयरनेस तो हमने सुना है बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज के लिए कर रही हैं, पर बाहर गवर्नमेंट भी कुछ काम कर रही है। बट जब हम थ्रेट इंटेल की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आम जनता के पास भी ये सब इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए या किसी तरीके से? आपके उसके बारे में क्या? जी बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ कि थ्रेट इंटेल की ज़रूरत हर किसी को है। एंड इससे मुझे एक किस्सा याद आता है। पिछले ही महीने मैं किसी कॉन्फ्रेंस में गया था बैंगलोर में, जहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा था डार्क वेब क्राइम्स के ऊपर। एंड उस टाइम कुछ ऑडियंस में कुछ सेलिब्रिटीज़ एंड कुछ फैशन डिज़ाइनर्स वगैरह बैठे हुए थे। एंड देन हमने इसकी चर्चा शुरू की, तो वो थोड़ा शॉक में थे कि आपने ये सब क्राइम तो बता दिए डार्क वेब में हो रहे हैं, बट एज ए लेमन मैं क्या करूँ? मतलब आप बता तो दिए कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, बट मुझे करना क्या है, मैं अपने आप को बचाऊँ कैसे? तो तब मैंने एक चीज़ बताई थी जो पर्सनली मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। एंड मैं सभी को बताना चाहूँगा कि एज एन इंडिविजुअल भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम थ्रेट इंटेल लेवरेज कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट एक सर्विस जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, जैसे गूगल, अगर आप हर कोई जीमेल आईडी तो बना के बैठा हुआ है, तो गूगल की भी खुद की भी थ्रेट इंटेल सर्विस है। तो मैंने वहाँ पे जाके सब्सक्रिप्शन डाल के रखा हुआ है गूगल के अंदर, गूगल अलर्ट्स, और उसके अंदर थ्रेट इंटेल अलर्ट्स आते हैं। तो वहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल दे दीजिए, जैसे आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, एंड जो कि ऑलरेडी गूगल को पता ही होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट आप फिर भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो आईडीज, जो मोबाइल नंबर जो आपको मॉनिटर करने हैं डार्क वेब या डेटा ब्रीचेस के लिए, क्योंकि बहुत सारे आपका डेटा आपको बिना बताए डार्क वेब में बिक रहा है। ये कैसे बिक रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं आपने किसी वेबसाइट पे जाके साइन अप किया था और वो वेबसाइट ब्रीच हो गई, और वहाँ से आपका आईडी पासवर्ड लीक हो चुका है। बहुत सारी फूड डिलीवरी ऐप है, मुझे नाम नहीं जानना है, बताना है यहाँ पे, बट फूड डिलीवरी ऐप है, शॉपिंग ऐप्स है, राइट? हम यूं ही जाके साइन अप कर लेते हैं अपना जीमेल आईडी वहाँ पर। समझो कि वो फूड डिलीवरी ऐप या फिर वो शॉपिंग ऐप अगर हैक हो जाती है, उनका डेटा ब्रीच होता है, ये डेटा ज़्यादा कहाँ पे है? इवेंचुअली जाके डार्क वेब में लैंड होता है, क्योंकि कोई ना कोई से परचेस करेगा। मैंने बताया आपको इकोसिस्टम के तहत। तो वहाँ से फिर आप विक्टिम बनोगे, क्योंकि आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर सब कहीं पे डार्क वेब में कोई तो बेच रहा है। तो दैट मीन्स कि कोई खरीदेगा उसे, कोई आपको अटैक करेगा। तो ये जो है कि आपका ईमेल आईडी या फिर आपका पर्सनल इन्फो किसी भी डेटा ब्रीच में अगर अवेलेबल होता है, तो गूगल आपको अलर्ट देता है इमीडिएटली। तो मैंने ये खुद अपना प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करके रखा है। एंड जब मैंने पहली बार किया, मैं खुद शॉक में था कि बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी पर्सन ऑल्सो, कि हमारी इतनी सारी डिटेल्स, इतने सारे डेटा ब्रीचेस में अवेलेबल है। सबसे शॉकिंग चीज़ थी जो कुछ 10-12 साल पहले मैंने बड़े पॉपुलर सोशल मीडिया नेटवर्क पे अपनी आईडी बनाई हुई है, और उनका डेटा हैक हुआ था, और वहाँ से मेरा ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह सब डार्क वेब में अवेलेबल था। एंड कुछ फूड डिलीवरी ऐप्स में भी मेरा डेटा अवेलेबल था। जबकि बीइंग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल आप सारी चीज़ें करोगे, आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखोगे, आपने 2FA डाल के रखा है, आपने सब किया हुआ है। बट जब कोई थर्ड पार्टी ऐप ही ब्रीच हो गई है, तो आपका आईडी पासवर्ड जा रहा है। हैकर की तरह सोचो कि अगर मुझे गौरव का आईडी पासवर्ड मिला किसी एक फूड डिलीवरी ऐप के लिए, बहुत हाई चांसेस है कि आप वही पासवर्ड मोस्टली आप अपने दूसरे अकाउंट्स के लिए यूज़ कर रहे होगे। तो हैकर तो वही जाके कोशिश करते कि वो आपका पासवर्ड लेते और आपके सारे दूसरे 10 चीज़ों पे जाके ट्राई करते कि शायद ये फेसबुक में चलेगा, चाहे इंस्टा में चलेगा, कहीं तो चल जाएगा एक चीज़। एंड दैट्स हाउ दे गेट एंट्री आपकी दूसरी चीज़ों के लिए। तो आप एज एन इंडिविजुअल ये ऐसी सर्विसेज, ऐसी पॉपुलर ओपन भी है, पहले हैव आई बीन पॉन्ड करके हुआ करता था, जहाँ पे भी आप जाके अपना आईडी वगैरह डाल के आप चेक कर सकते हो कि किसी डेटा ब्रीच में आपका डेटा दिखा है कि नहीं। गूगल ने ये सर्विस शुरू की है। वैसे बहुत सारी ओपन सर्विसेज है जहाँ पे आप ये जाके आप मॉनिटर कर सकते हो, एंड वो इन टर्न वो डेटा ब्रीचेस और जो इंटेल है उसको मॉनिटर करते हैं, और जब भी आपका कोई भी डेटा ब्रीच होगा वो आपको अलर्ट देते हैं। तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, या फिर आप अगले 1 महीने के अंदर आपको बहुत सारे फ्रॉड के कॉल आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए। बहुत बहुत खूब। और इसके ऊपर आई थिंक मैं अपनी ऑडियंस को एक लर्निंग देना चाहूंगा। ये लर्निंग जो है पावर्ड बाय कलसाइट, कि जब भी आपके कोई भी अकाउंट्स हैं उसमें आप सेम पासवर्ड यूज़ नहीं करिए। जैसे अभी अवकाश ने बताया कि एक अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, वही पासवर्ड किसी ने ईमेल आईडी लिया, वो पासवर्ड लिया, और वही आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड है, वही आपका लिंक्डइन का पासवर्ड है, या फिर वही ईमेल आईडी, लेट से कि वो एक जीमेल की आईडी है और वही पासवर्ड आपका जीमेल का पासवर्ड है, तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। एक एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद आपका सारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो कभी भी आप सेम पासवर्ड ना रखिए। हर एप्लीकेशन का, हर अकाउंट का अलग पासवर्ड होना चाहिए। एंड दिस लर्निंग इज पावर्ड बाय कलसाइट।
खूब बढ़िया गौरव। एंड मैं ये भी बता दूं कि इनमें से बहुत सारे लोगों के पासवर्ड इस मंथ May@2024, Avkash@123 ये सब होंगे ही। तो बाद में हम जाके पूछते हैं कि मेरा आईडी क्यों कॉम्प्रोमाइज हो गया। जब आप अपना पासवर्ड May@2024 रखोगे हाँ, तो हर किसी को पता चलने वाली बात है ये तो। ओके। सो अवकाश, इसमें अभी इंडिविजुअल को तो चाहिए, जब हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, राइट, तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रही हैं। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स बोलते हैं कि हम थ्रेट इंटेल खुद ही कर लेंगे। एक होता है कि नहीं, हम इसको आउटसोर्स करेंगे, मतलब दूसरी जो एक्सपर्ट संस्था है उनको बोलेंगे कि आप हमें थ्रेट इंटेल प्रोवाइड करिए, जो कि पेड सर्विसेज होती हैं। आपका उसके बारे में न्यूट्रल विचार क्या है? मैं किसी एक चीज़ के लिए बायस तो नहीं रहूँगा। हर एक चीज़ का अपनी अपनी सही जगह पे सही है। बट मैं जब किसी कंपनी में काम करता था तब किसी एग्जीक्यूटिव ने ज़रूर कहा था कि जिसका काम उसी को साजे। तो एक्सपर्ट को हमेशा आउटसोर्स किया कीजिए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हैं और आप बोल रहे हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो मैं किसी फाइनेंस एक्सपर्ट को लेके आऊँगा। हाँ। अगर आप बैंक में हैं और आपको साइबर सिक्योरिटी चाहिए तो आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को लेके आओगे। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आपको थ्रेट इंटेल चाहिए तो भाई किसी थ्रेट इंटेल एक्सपर्ट को बुलाओ, उनसे चीज़ें लो जो वो इस इंडस्ट्री में सालों से चीज़ें कर रहे हैं। खुद से करना सही है, गलत नहीं है, बट किस हद तक कितना खुद से करोगे, कैसे ऑपरेशनलाइज करोगे जब आप सर्विसेज लोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में होता क्या है कि इतने सारे टूल्स आ चुके हैं, लोग टूल खरीद लेते हैं, बट उसको ऑपरेशनलाइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको ट्यून ट्विक करना वो इंपॉर्टेंट है। एंड वही चीज़ जाती है थ्रेट इंटेलिजेंस में कि आप खुद से करो, ओसेंट वगैरह आप कर लो, सही बात है, बट आप जो प्रीमियम थ्रेट इंटेल फीड्स है मार्केट में उसे प्रोक्योर करनी पड़ेगी। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि वो है जो सालों से उस डार्क वेब फोरम में अपना ट्रस्ट बिल्ड करके इंटेल गैदर कर रहे हैं। आपको उस करते करते बहुत समय लगेगा, तब तक आप शायद 2-3 बार ब्रीच हो जाओगे, तो आपको वो नौबत नहीं आने देनी है। तो ऑब्वियसली ओसेंट ज़रूरी है शुरू करने के लिए, स्टेप 1, बट आप स्टेप 2 शुड बी आप जाके किसी प्रीमियम फीड्स को भी आप इनकॉर्पोरेट कीजिए। एंड स्टेप 3 जैसे प्राइवेट कम्युनिटीज़ मैंने बताई, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। रेगुलेटरी की भी बातें सुनिए, वहाँ से भी जो इंटेल आ रही है आप उसको भी प्रोएक्टिवली एक्शन कीजिए, बिकॉज वो आपके जोग्राफी रिलेटेड है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैच्योरिटी है जो एक कॉर्पोरेट को इवॉल्व करनी चाहिए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपने पूछा कि कॉर्पोरेट्स के लिए थ्रेट इंटेल, तो मैं जो ये थ्रेट इंटेल है ओवरऑल कॉर्पोरेट, उसको 4 बॉक्स में डिवाइड करता हूँ। ओके। स्ट्रैटेजिक, ऑपरेशनल, टेक्निकल एंड टैक्टिकल। अब स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल है वो मेरे लिए ह्यूमनिश इंटेल है, मतलब ऐसी इंटेल जो इंसान पढ़ सकता है, इंसान उसको समझ सकता है, प्रोसेस कर सकता है और एक्शन कर सकता है। और जो दूसरी साइड है टैक्टिकल और टेक्निकल, वो जो इंटेल है वो मोर मशीन वाली है, जो मशीन उसको समझ सकता है, प्रोसेस कर सकता है और एक्शन कर सकता है। और ये चारों की इक्वल अहमियत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की थ्रेट इंटेल स्ट्रैटेजी के लिए। इसमें एक एग्जांपल दे पाएंगे आप? बिल्कुल। सो जैसे स्ट्रैटेजिक इंटेल हो गई, मैंने ये बोला कि ये ह्यूमन पर्सपेक्टिव। तो समझिए कि आप एग्जीक्यूटिव है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ वगैरह, तो स्ट्रैटेजिक इंटेल वो आएगी जो जनरली लार्ज केस स्टडीज पब्लिश हो रही है कि पिछले एक क्वार्टर में थ्रेट्स कैसे मूव हो रहे इस इंडस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल लास्ट एक क्वार्टर में रैंसमवेयर अटैक इंडियन बैंक्स पे बहुत इंक्रीज हो गए हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक इंटेल है, राइट? आप इस पे कोई इमीडिएट एक्शन नहीं ले पाएंगे, बट आप एज एन एग्जीक्यूटिव दिस इज मोर इम्पोर्टेंट आपके लिए। आपको ये जानना जरूरी है कि हॉस्पिटल चेन्स पे रैंसमवेयर अटैक इंडिया के अंदर पिछले 1 साल में डबल हो चुका है। दैट मीन्स आप एज एन एग्जीक्यूटिव आपको उन कंट्रोल्स पे ज्यादा फोकस करना है जो रैंसमवेयर थ्रेट के अगेंस्ट है। आप हॉस्पिटल में होकर डीडोस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा अलाइन करने की जरूरत है। तो स्ट्रैटेजिक इंटेल होती है वो आपके रिस्क मैनेजमेंट को बहुत बड़ा इनपुट देती है कि आपकी अगले 6 महीने या 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है वो कौन से रिस्क को लेके होनी चाहिए। तो ये होगी स्ट्रैटेजिक इनसाइट्स फ्रॉम एन इंटेल पर्सपेक्टिव। अब आते हैं ऑपरेशनल इंटेल के ऊपर। ऑपरेशनल इंटेल इज वेरी फेमस। आप डार्क वेब मॉनिटरिंग हम सुनते हैं, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। आज की तारीख में थ्रेट इंटेल में जो काम कर रहे हैं उनको ये पता होता है कि वो DRPM बोलते हैं, डिजिटल रिस्क प्रिवेंशन एंड डिजिटल रिस्क मॉनिटरिंग। हम डार्क वेब में अपने बारे में ढूंढ रहे हैं कि अगर कोई मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डार्क वेब में बात कर रहा है तो मुझे बताओ। कभी मैंने अभी सुना था कि किसी लार्ज बैंक का, जैसे कि चेक फोर्जिंग का कोई फ्रॉड प्लान कर रहा था, तो डार्क वेब में कोई चैट कर रहा था उसके बारे में। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक इंटेल है, राइट? तो
तो आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के अगेंस्ट कोई इंटेल है, राइट, कि कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कोई वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट बना के बेच रहा है डार्क वेब में, या फिर सोशल मीडिया में किसी ने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया है कि ये XYZ हॉस्पिटल की ये XYZ वल्नरेबिलिटी और ये मेरे पास उसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, किसी को चाहिए तो पैसे दो। तो ये हो गई कि ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक है बट मोर ऑपरेशनल इंटेल है, ये डायरेक्ट रिलेवेंट टू ऑर्गेनाइजेशन से, बट अगेन ये लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल है बट स्टिल ह्यूमन पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुझे चेक फोर्जिंग का फ्रॉड पता चला बट मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑपरेशनलाइज करनी पड़ेगी मेरी बैक एंड ऑपरेशन टीम के पास, ब्रांच ऑपरेशन टीम के पास। कोई टेक्नोलॉजी में ये तो नहीं है कि मैंने जाके आईपी जाके ब्लॉक कर दिया और मैं बच गया, तो ये फ्रॉड है टिपिकल आपके इंडस्ट्री के, तो वहाँ पे वो ऑपरेशनल इंटेल आती है। ओके, अब आते हैं ये मशीन वाली साइड में, तो यहाँ पे टेक्निकल इंटेल है जो सबसे कॉमन है, और हर किसी को जब आप थ्रेट इंटेल बोलोगे तो लोग आईपी, डोमेन, यूआरएल, हैश यही समझते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप का इंटेल है और ये होती है टेक्निकल इंटेल। तो ये ज़रूरी है, ये बेसिक है, और ये जो इंटेल जो मशीन को समझ में आती है, आप आईपी बोलो फायरवॉल समझ लेगा, हाँ। आप यूआरएल बोलो प्रॉक्सी समझ लेगा, आप हैश बताओ एंटीवायरस समझ लेगा। तो ये जो है टेक्निकल टाइप की इंटेल है। बट ये जो इंटेल है इसके अपने लिमिटेशंस भी है, क्योंकि ये एक्सपायरी के साथ आती है, राइट। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है टेक्निकल इंटेल की। तो टेक्निकल इंटेल होती है कि आप टूल, टेक्निक और प्रोसीजर्स, TTPs की बात करते हो, कि सिर्फ आईपी, डोमेन, यूआरएल, हैश नहीं, बट वो जो हैश है, जो मैलवेयर था, वो मैलवेयर क्या करने वाला था। समझो कि मेरे मैकबुक में जब वो डाउनलोड होता तो शायद वो मेमोरी के थ्रू क्रेडेंशियल्स निकालने वाला था मेरे। तो ये एक टूल हो गए, टेक्निक और प्रोसीजर, कैसे उस मैलवेयर का ऑपरेशनलाइजेशन होने वाला था, उसकी इंटेल है। तो ये होती है टेक्निकल इंटेल, जहाँ पे आप TTPs के पीछे जाते हो, एंड ये थोड़ी लॉन्ग रन होती है, बिकॉज आप आईपी, डोमेन, यूआरएल, हैश तो ब्लॉक कर दोगे, आपके लिए आसान है एज अ डिफेंडर, बट अटैकर के लिए भी उतना आसान है, बिकॉज मैं रेड टीमिंग किया करता था कुछ सालों तक। तो आईपी, डोमेन, यूआरएल, हैश तो AWS है, अजूर है, क्लाउड हैंडी है, एक मशीन स्पिन अप करो, नया आईपी चेंज हो गया, यूआरएल चेंज हो गया, हैश तो एक कोड जाके रिकम्पाइल करो, हैश चेंज हो गई आपकी। तो वो जितने इजी टू अप्लाई है उतने इजी टू इवेड भी है। तो एज एन हैकर तो मेरा काम हो गया, अब मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को सेम वायरस से फिर से अटैक करूंगा, आपके डिफेंसेस फेल हो जाएंगे। बट समझो पहली बार जब मैलवेयर डिलीवर हुआ, उस टाइम पे अगर आपने मेरे मैलवेयर को निकाल के उसका सैंडबॉक्सिंग किया होता, उसका बिहेवियरल एनालिसिस किया होता कि मैलवेयर ड्रॉप होने के बाद में pdf.exe है, वो एक PowerShell.exe को कॉल करती है और उसके बाद मेमोरी को टच करती है और एक क्रेडेंशियल डंप करती है। ये होता है बिहेवियरल एनालिसिस। अगर आपने इस बिहेवियरल के अगेंस्ट कोई डिफेंस बनाया होता तो मैं चाहे कितना भी मैलवेयर हैश चेंज कर लूँ, बट आप मुझे पकड़ लोगे, बिकॉज मैं करने वाला तो वही हूँ। मेरी डॉक फाइल या PDF फाइल PowerShell को कॉल करेगी, CMD को कॉल करेगी, वहाँ से क्रेडेंशियल डंपिंग करूँगा। अब क्रेडेंशियल लेने का ये बेसिक तरीका था, जो टेक्निक था जो मेरे पास थी। अगर आपने वो टेक्निक ही मेरी ब्लॉक कर दी तो मुझे फिर से ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा एज ए हैकर, मुझे दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे, फिर से मैलवेयर लिखना पड़ेगा। मतलब मेरा तो 6-8 एक महीने की 1 साल की मेहनत और है, तो आपने मेरा काम और डिफिकल्ट बना दिया। तो ये होती है टेक्निकल इंटेल। तो ये चारों इंटेल इक्वली इंपॉर्टेंट है। जबकि आज की तारीख में मैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से बातें करता हूँ तो उनके लिए इंटेल मतलब सिर्फ आईपी, डोमेन, यूआरएल, हैश होता है। नहीं, इसके लिए मैं ना आपकी सराहना करना चाहूंगा कि इतने सरल शब्दों में आज तक किसी ने इसको नहीं समझाया है। बहुत ही बेहतरीन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके लिए, थोड़ा टाइम और चाहूंगा मैं। एब्सोल्युटली। सो एक तो ये कि जो कॉर्पोरेट की हम बात कर रहे थे, थ्रेट इंटेल जो हम बाहर वाली संस्था से या किसी कंपनी से लेते हैं, उसका आपने इम्पैक्ट क्या देखा है इंसिडेंट मैनेजमेंट पे स्पेसिफिकली, और कोई ऐसा केस जिसमें आपको बहुत ही फील होता हो कि ये अगर मैंने इंफॉर्मेशन टाइम पे दी थी तो इसकी वजह से ये अटैक बच गए, कुछ ऐसे? गौरव, आपने है ना बहुत सही मुद्दा निकाला है और मैं एग्जांपल दूं उसके पहले है ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहूँगा सबको कि थ्रेट इंटेल है ना अपने आप में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक लेके आता है, एंड ये कैरेक्टरिस्टिक जाननी बहुत ज़रूरी होती है बिफोर आप उसका ऑपरेशनलाइजेशन वगैरह सब चालू करो। आपने बहुत सही बात कही है, टाइमली। मुझे ये वर्ड बहुत पसंद आया बिकॉज मैं थ्रेट इंटेल में सालों से हूँ और ये टाइमली वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये समझिए कि मैं एक रॉ का एक एजेंट हूँ, एज एन एजेंसी मैंने तो ये पता कर लिया कि भाई बैंगलोर में ना बॉम्ब थ्रेट है, ठीक है, संडे को सुबह 9 बजे के आसपास बॉम्ब थ्रेट है, बॉम्ब एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो इंटेल है, मैं तो रॉ हूँ, मैं बैंगलोर में प्रेजेंट नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये इंटेल एडवाइजरी भेज दूंगा बैंगलोर पुलिस को। अब बैंगलोर पुलिस का काम है कि भाई सैटरडे के पहले जाके
सब जगह छान मारो, देखो बॉम्ब कहाँ पे है और ढूंढो और उसको प्रिवेंट करो। बहुत सी बार हमें आता है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इंटेल फेलियर थी, इंटेल थी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये क्यों हुआ? बिकॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी उसकी इंटेल की, वो आपने छोड़ दी, विच इज टाइमली। बिकॉज इंटेल एक एक्सपायरी के साथ आता है कि भैया 9 बजे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, अगर आप उसको बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं करोगे उसके पहले बॉम्ब तो फटेगा, राइट? तो साइबर सिक्योरिटी में भी यही इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने आपको इंटेल दी कि भाई इंडियन बैंक के ऊपर रैंसमवेयर अटैक होने वाला है और मैंने आपको उसके आईओसीज भी दे दिए। अगर आपकी इंटरनल टीम उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए 1 हफ्ता लगाएगी और भैया तब तक तो आपकी दुनिया उजड़ चुकी है, आपके सारे के सारे लैपटॉप और एटीएम्स जो है वो रैंसमवेयर इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जो टाइमली एक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइमली इंटेल आए और उस पर एक्शन लो। अब इसी पे फॉलो अप दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि एक्शनेबिलिटी, कि ये एक्शन भी लेने लायक होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं रॉ एज एन एजेंसी में चिल्ला दिया कि भाई भारत में बॉम्ब फटेगा। हाँ। अब ये इंटेल कैसी इंटेल है? लाइक कोई काम ही नहीं कर सकता इसके ऊपर। हाँ। किसको काम करना है, कब काम करना है, कब फटेगा, कहाँ फटेगा, कुछ तो बताओ। तो ये आप एक्शनेबल इंटेल देनी चाहिए आपको कि ये रैंसमवेयर अटैक है, ये इंडियन इंडस्ट्रीज को अगले 2 महीने में टारगेट करने वाला है। तो आप कुछ टाइमली एक्शन ले पाओगे। अगर आप हवे में ही एक सेंटेंस छोड़ दो कि भाई इंडिया में रैंसमवेयर अटैक होगा, वो तो हर दिन होता है। तो एक्शनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए जब ये इंटेल वेंडर्स बहुत सारे जब इंटेल देते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि वो एक्शन आइटम के साथ दे, किसी ऐसी इंटेल जो एक्शनेबल है उसको दे। एंड जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिलेवेंसी। इंटेल तो बहुत आती है, बट क्या आपके रिलेवेंट है कि नहीं? ये रॉ ने एडवाइजरी तो दे दी कि बॉम्ब फटने वाला है बैंगलोर को, बट देखो ये मोस्ट ऑफ एडवाइजरी ना हर एक पुलिस स्टेशन को जाती है। तो मुंबई पुलिस को भी वो एडवाइजरी आएगी, बैंगलोर को भी जाएगी, चेन्नई को भी जाएगी। बट अगर मैं मुंबई पुलिस हूँ, मुझे बैंगलोर की बॉम्ब थ्रेट एडवाइजरी दिखी, तो मुझे क्या करना है? ठीक है, FII भैया आपने बता दिया, अच्छा किया, मैं थोड़ा अलर्ट रहूंगा, बट मुझे अपने पुलिस फोर्स को भेजना नहीं है कि भाई गेटवे ऑफ इंडिया जाओ, चर्चगेट जाओ, देखो ये सब नहीं, बैंगलोर के लिए बॉम्ब थ्रेट है। तो आपको रिलेवेंसी भी देखनी है कि किसके लिए इंटेल है, आपके रिलेवेंट है कि नहीं। जैसे साइबर में बोलो कि अच्छा ईरान में भैया न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक हुआ था, ये उसकी इंटेल है। मैं बैठा हूँ बैंक में, मैं थोड़ी बैंक में पावर प्लांट चला रहा हूँ न्यूक्लियर वाले, तो मुझे उस पर एक्शन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप दोनों भी विंडोज XP यूज कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत है। बट रिलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं है कि किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहीं पे अटैक हो गया और आप लग गए इंटेल को प्रोसेस करने के लिए। भैया नहीं है, वो पावर प्लांट के लिए इंटेल है। आप चले हो बैंक में, आप चला रहे हो टेलर मशीन्स, आप उसकी अटैक्स वगैरह देखो। तो ये रिलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज के समय में इंटेल वॉल्यूम इतना बड़ा है, तो लोग आंख बंद करके इंटेल आई भेज दी, मैंने इंटेल आई ये कर लिया वो कर लिया। अरे भाई देखो तो सही, आपके लिए रिलेवेंट है कि नहीं, आपके काम की भी है कि नहीं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना इंटेल ऑपरेशनलाइज करने के लिए। एंड ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि लोगों ने फॉलो करनी चाहिए। अपना इंटेल प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कोर पे रखो, नहीं तो आप बहुत सारे केओस में डील करो। हाँ, और मतलब इसी से इंसिडेंट मैनेजमेंट अच्छा होगा फिर। एग्जैक्टली। आपने ये 3 पैरामीटर बोले, रेलिवेंसी, टाइमली एंड एक्शनेबल। एंड जब मैं वॉल्यूम की बात करूं थ्रेट इंटेल की, तो वो काफी बड़ी उसमें तादाद में होती है। उसमें कुछ एक नंबर बताइए आपकी, एक बैंक है जैसे, उसको थ्रेट इंटेल में दे रहा हूँ तो कितना नंबर होता है, और दूसरा उसको मैन्युअली प्रोसेस करना या वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना, उसके बारे में, ये 2 चीजों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गौरव, बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री में थ्रेट इंटेल में स्पेसिफिकली बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे याद है जब 5-6 साल पहले जब इंटेल जब हुआ करता था, तो वॉल्यूम हुआ करता था, दिन के 1000 IPs आ गए या फिर 1000 इंटेल आ गई, 5000 इंटेल आ गई, बहुत हो जाती थी। मतलब दिन में अगर 5000 इंटेल भी पॉइंटर्स मुझे दे दिए तो मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि भाई इतना तो मैं नहीं कर सकता हूँ एज ए ह्यूमन, एज ए SOC एनालिस्ट। आज की तारीख में एक एवरेज जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेल रिसीव करती है वो मिनिमम 1 मिलियन to 2 मिलियन है। 1 मिलियन to 2 मिलियन पर डे वी आर टॉकिंग। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ हो चुका है। और ये मैं जनरली टेक्निकल इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, IP डोमेन यूआरएल। एंड यही है जो कमोडिटी है आज की तारीख में। अब वही 5-6 हज़ार से 1-2 मिलियन हो चुका है। अब आर्मी भी लगा लो, वो मैन्युअली तो उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। रेलेवेंसी और एक्शनेबल देखना तो वो तो दूर की बात है। इसीलिए टेक्नोलॉजी का सहारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहीं ना कहीं
आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज चाहिए जो इन डेटा को समझ सके, इन डेटा को सोर्स कर सके, प्रोसेस कर सके और उसको एक्शन कर सके। इसलिए जो टिप वगैरह है, SIEMs है, कुछ XDRs है, ये सब कैपेबिलिटीज़ रखते हैं आज की तारीख में, जो इस इंटेल को लार्ज स्केल लेवल पे लाते हैं, प्रोसेस करते हैं, डीडुप्लीकेट करते हैं, आपका कॉन्टेक्चुअलाइजेशन भी करते हैं और फिर उस पर एक्शन लेते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ओके, आई थिंक बड़ा मज़ा आया अवकाश आपसे बात करके। एक ना लास्ट क्वेश्चन जो है मैं चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस के लिए भी और थोड़ा उसमें भी, कि अभी मुझे शुरू करना है, लेट्स से कि मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, बैठा हूँ और मैंने अभी आपको सुना पिछले 40 मिनट और बहुत मजा आया, और अभी हो रहा है कि यहाँ से उठ के मुझे थ्रेट इंटेल शुरू करना है, और आपने वर्ड शुरू किया कि सबसे पहले अगर किसी को करना तो ओसिंट से शुरू करना है। तो मेरे लिए क्या स्टेप्स होंगे कि यहाँ से मैं ये वीडियो बंद करूं और मेरे को थ्रेट इंटेल शुरू करना है, तो क्या करूं सबसे पहले? कोई मैजिक बुलेट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल सबके लिए। यस, आप टेक्नोलॉजी का नॉलेज तो आपको बहुत ऑनलाइन मिल जाएगा, आप ओसिंट के बारे में सर्च कर पाओगे, आप इंटेल के बारे में सर्च कर पाओगे। बट अगर कोई करियर शुरू कर रहा है तो मेरे लिए तो डेफिनेटली राय होगी कि आप अपना करियर सॉक साइड से शुरू करो। सॉक, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स, ये सब बेसिक है जहाँ पे इंटेल कंज्यूम होती है। जैसे आपने एक अभी सवाल पूछा था कि इंटेल जो है वो कहाँ पे यूज होती है, तो आप इंटेल में जाने से पहले आप वहां जाओ जहाँ पे वो यूज होती है। बिकॉज आपको जब यूज करना आएगा तब आप जाके उसमें आप थोड़ी एक्सपर्टीज डेवलप करके आप इंटेल स्पेसिफिक काम करोगे। जैसे सॉक हो गया, वहां पे इंटेल यूज होती है बेसिक कोरिलेशन के लिए। बिकॉज सॉक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस के लॉग्स के अंडर दबे बैठे हैं, राइट। वो फायरवॉल लॉग भेजे जा रहा है उनको, प्रॉक्सी भेज रहा है, एंटीवायरस भेज रहा है, उनके पास सिम टूल है जो कोरिलेट कर रहा है। तो वहां पे सबसे पहले इंटेल की जरूरत पड़ती है। एंड यहाँ पे एक्चुअली में इंटेल की शुरुआत हुई थी। अगर मुझे पूछो 8-10 साल पहले जब मैंने पहली बार थ्रेड इंटेल को सुना, तब मैं सिम एडमिनिस्ट्रेटर था उस जमाने में। और मेरा जो इंट्रोडक्शन था थ्रेड इंटेल से वो इस तरह से था कुछ कि मेरे पास दिन के ना मिलियंस ऑफ फायरवॉल के लॉग्स आते थे। अब मुझे मेरे मैनेजर ने बोल दिया कि ये फायरवॉल पे तुम कभी कोई अटैक आएगा तो तुम्हें रूल लिख के देना है। मैंने बोला ये फायरवॉल पे तो सारे लॉग्स जो आ रहे हैं वो ये सोर्स आईपी ने ये डेस्टिनेशन आईपी को इतने बजे एक्सेस किया, यही सब दिखता है मुझे। फायरवॉल तो और कुछ नहीं बताता है। उसके लॉग्स में जब जाके पढ़ोगे तो आपको वो दिखेगा, और ये तो मिलियंस ऑफ लॉग है। अब मैं इस हैशटैग के अंदर नीडल कैसे ढूंढूंगा, राइट। तो तभी मेरा पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ थ्रेट इंटेल से। तभी उस जमाने में एक कंपनी थी जो डेली मैलिशियस आईपी की लिस्ट पब्लिश करता था उस जमाने में। तो मैंने वो कहीं से वो टेक्स्ट फाइल डाउनलोड की, अपने सिम में इंपोर्ट की और कोरिलेशन करना चालू किया। जब फायरवॉल के लॉग्स देखो, अगर कोई सोर्स आईपी इस बैड आईपी की लिस्ट से मैच होता है तो मुझे बता देना। तो ये शुरुआत थी थ्रेट इंटेल की। मैं आज से बहुत सालों पहले ही बात कर रहा हूँ। एंड ये एक चीज़ होती है जहाँ पे सॉक में आज की तारीख में भी अगर बेसिक रूल पकड़ लो या एडवांस कोरिलेशन रूल पकड़ लो, थ्रेट इंटेल वो नीडल इन हैशटैग आपको हेल्प करती है। एक हो गई कि आपको अलर्ट तो आ गया, आपको बता दिया कि भाई कोई मैलिशियस आईपी आपके किसी क्रिटिकल एसेट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। अब ये अलर्ट आने के बाद ये जाता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम के पास, जो IR टीम है। अभी IR टीम ने तो बोल दिया कि ये आईपी बैड था इसलिए आया है। अब मैं तो इन्वेस्टिगेटर हूँ, मेरा काम है इन्वेस्टिगेट करना। अब एक्चुअली में इसके कोर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी थ्रेट इंटेल यूज होती है कि समझो मैं उसके लैपटॉप तक पहुंच गया जिसने ये मैलिशियस कम्युनिकेशन किया था। अब मैंने उसकी मेमोरी फॉरेंसिक्स की, उसकी डिजिटल फॉरेंसिक्स की, अब उसमें भी इतने सारे हैश मिले, इतने सारे एग्जीक्यूटिबल्स मिले। तो अब यहाँ पे भी हम थ्रेट इंटेल अप्लाई करते हैं उस डेटा को कोरिलेट करने के लिए कि ये प्रोबेबल कौन से मैलवेयर का काम हो सकता है। वो हैश किसी प्रोबेबल मैलवेयर से मैच हो जाए, ये मुझे इंटेल से पता चलेगा। एंड देन फिर मैं अपना इन्वेस्टिगेशन एक कोर डायरेक्शन में फोकस कर सकता हूँ कि भैया ये स्पेसिफिक कैटेगरी का मैलवेयर है, ये शायद इस तरीके से एंट्री की होगी ऑर्गेनाइजेशन में इसने। तो वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स और फोरेंसिक्स में भी इंटेल हेल्प करती है। और तीसरी चीज़ तो हमने बताई कि रिस्क मैनेजमेंट में, कि रिस्क मैनेजमेंट में आप इंटेल यूज़ कर सकते हो अपने रिस्क के प्रायोरिटाइज करने के लिए। फ्रॉड मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो कि आपके बैंक्स जो है जनरली जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उनके साथ में, तो क्रेडिट कार्ड डेटा वो भी प्रोएक्टिवली डार्क वेब वगैरह से सोर्स करके वो भी प्रोएक्टिवली क्रेडिट कार्ड्स को ये ब्लॉक करते रहते हैं कि बिफोर ये फ्रॉड हो वो खुद परचेस करके उन क्रेडिट कार्ड को रीफर्बिश और री इशू करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रॉड मैनेजमेंट भी इंटेल का अपना यूज केसेस है। तो एक साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम के अंदर सॉक, IR, थ्रेट हंटिंग, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, फॉरेंसिक, रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड मैनेजमेंट, हर एक टीम थ्रेट इंटेल का यूज कर सकती है। तो आप पहले ये समझिए कि कहाँ पे यूज होती है। आप उस 1-2 जगह पे आप जाके यूज कर लीजिए,
दैट इज़ वेर यू स्टार्ट, एंड देन फिर आप थोड़ा अपना प्रोफाइल थ्रेट इंटेल की तरफ लेके जाइए, जहाँ पे आप एक्सपर्ट या फिर थ्रेट इंटेल की कोई स्पेसिफिक कोर्स वगैरह कीजिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है कि आप यूज साइड में जाइए, पहले खुद यूज कीजिए एज एन एंड यूजर, एंड देन यू गो टुवर्ड्स एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजिंग योर करियर इन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ थ्रेट इंटेल। बहुत खूब अवकाश। सो मेरी ऑडियंस के लिए स्पेसिफिकली, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप कमेंट में बताइए कि अगर आपको ओसिंट सीखना है या थ्रेट इंटेल सीखना है तो क्यों सीखना है, और आपको इस एपिसोड का क्या सेगमेंट सबसे अच्छा लगा। तो मेरी तरफ से आपको learn.cyberthreat.com पे एक थ्रेट इंटेल का कोर्स फ्री में मिलेगा। उसका लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं, आप मेरी टीम को रीच आउट करिए, तो हम आपको कूपन कोड देंगे वो कोर्स फ्री में एक्सेस करने के लिए। थैंक यू। उस कोर्स के साथ में मैं गौरव के साथ और एक लिंक भी शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बट गौरव जब ये शो लाइव जाएगा जैसे आप डाल देना, बट दैट विल बी अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। आप थ्रेट इंटेल के बारे में और जानकारी वहां से ले सकते हैं, ओपन सोर्स है। चलिए, बहुत खूब। एंड आप हमारे एपिसोड में स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, और आप हमें देखते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं आपको मिलूंगा अगले मंगलवार शाम 6 बजे। बाय बाय। थैंक यू गौरव। थैंक यू। बहुत बढ़िया।